इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की आंधी पूरी रफ्तार से चल रही है और उसी रफ्तार से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में रिकॉर्ड 4000 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 67 अमवात भी हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि इस दौरान हमने रिकॉर्ड 17,500 टेस्ट भी किए हैं, जिसकी वजह से यकीनन नंबर्स बढ़े हैं। दूसरी जानिब सिंध में पिछले 2 दिनों के दौरान रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1450 केसेस सामने आए हैं और इस दौरान 27 अमवात भी हुई हैं। हर लिहाज से सूरत हाल ग्रिम है, लेकिन दुनिया की दूसरी हुकूमतों की तरह से पाकिस्तान की हुकूमत भी मजबूर हुई है कि पाकिस्तान में कारोबार को, माश को और रोज़गार को खोल दिया जाए। और हुकूमत ने फैसला किया था कि पूरे पाकिस्तान में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक अब कारोबार खुला रहेगा और इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। सिंध में पहले सख्ती थी, लेकिन अब कौमी फैसले के साथ सिंध में भी ये फैसला हुआ है। इसके साथ ही एक अहम फैसला सिंध में ये हुआ है, पहली बार पंजाब में गोकई हो चुका था कि आज यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के साथ ही कराची में बसेस, मिनी बसेस, कोचेस, रिक्शा, चिंची, टैक्सीज, करीम, ऊबर, ये सब रोड्स पे आ गई। लोगों के लिए सहल मौका था, लोगों के लिए आसानी थी, क्योंकि उन्हें बहरहाल कारोबार और रोज़गार पर पहुंचना है। और मामूल की सूरत हाल आज कराची में देखने में आई। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फ़ैसला मुश्किल फ़ैसला था हुकूमत सिंध के लिए, और उसने कल ऐलान किया था उसके वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह ने कि SOPs के साथ अब ट्रांसपोर्ट खोली जा रही है। कराची में ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट, जो कराची शहर की ट्रांसपोर्ट है, उसका ऐलान करते हैं कि वो कल से इंशाल्लाह कराची में स्टार्ट हो जाएगी बशमूल ऑनलाइन सर्विसेज के। हमने सब ट्रांसपोर्टर्स को ऑन बोर्ड लिया, SOP बनाई। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि जो SOP सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, हम इन पे कम्प्लीटली अमल दरामद करवाएंगे और सिंध गवर्नमेंट की SOPs की वायोलेशन नहीं होने देंगे। आज जून की शदीद गर्मी में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पर आई तो लोगों को गर्मी की फिक्र थी, ना किसी और माहौल की, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की। उन्हें अपने मंजिल पर पहुंचने की फ़िक्र थी, इसीलिए लोगों के पास जिस ट्रांसपोर्ट में जो जगह मिली वो उस पर सवार हो गए। हुकूमत का ये ख्याल कि वो SOPs पे अमल कराएगी, वो तो ना होना था, ना हुआ। ना ड्राइवर्स ने मास्क पहने, ना पब्लिक ने मास्क पहने, और ना ही ये हुकूमत का ये कहना कि आधी सीट्स खाली रखी जाएँ उस पर अमल हो सकता था। दूसरी जानिब हुकूमत का यहाँ पे सिंध हुकूमत का इतना इख्तियार भी नहीं लगता, क्योंकि हुकूमत सिंध 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, मगर उसके बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़, सरकारी ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकी है। यही वजह है कि जब आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली तो बेहंगम हमने सूरत हाल देखी जैसा कि तवक्को की जा रही थी, और इसमें किसी को हम कसूरवार करार नहीं दे सकते। मुख्तसर बसें हैं, बुरी हाल की बसें, टैक्सीज़ या ये रिक्शाज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी मौजूद है निजी, उसमें लोगों को जैसा मौका मिला वो चढ़ गए। उसकी हम सूरत हाल दिखाते हैं आज कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहले दिन क्या हुआ। शहरियार जंजुआ की इस खुसूसी रिपोर्ट में। तकरीबन 72 दिनों के बाद एक बार फिर कराची की ट्रेडमार्क मिनी बसों को सड़कों पर आने की इजाज़त दी गई है। यकीनन ये खुशाइन बात है, क्योंकि हज़ारों लोगों का रोज़गार इन मिनी बसों से जुड़ा हुआ है। कराची के शहरियों को भी सस्ती सवारी मुहैया होगी। लेकिन इन हालात में जबकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हुकूमत ने जो SOPs इन बसों के लिए तय किए हैं, क्या उन पर हुकूमत अमल दरामद कर पाएगी? क्या बस ऑनर्स, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स और ख़ुद आवाम उन SOPs पर अमल करेंगे ताकि शहर में कोरोना वायरस जो तेज़ी से फैल रहा है उसमें मज़ीद इजाफा ना हो? ये मिनी बस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SOPs पर किस कदर अमल हो रहा है। रश है, लोग साथ बैठे हुए हैं,
खड़े हुए हैं, लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए। यकीनन हुकूमत जो है यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद कराने पर मुकम्मल नाकाम है। मैं तो अपना खैर भूल के आ गया ना, मैंने इस तरफ ध्यान दिया कि मास्क पहनना ज़रूरी है। हाँ, सैनिटाइज़र वगैरह मैं लेके आया और मेरी शॉप पे भी मैंने रखा हुआ है, अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। असल में बात ये जहन से निकल गया आते वक्त, इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भूल गया मैं, है मेरे पास, लगाता हूँ मैं, और ये कि अभी लाया नहीं। लगाता हूँ, अभी मैं भूल गया। अच्छा, सारे ही भूल गए, इतने सारी बड़ी तरह मैं भूल गया हूँ। कोरोना मीडिया वालों ने और हुकूमत ने बनाया हुआ, बाकी कोई कोरोना नहीं है, हम नहीं मानते इसको। 600 की 700 की मैं रक्शे में जाती हूँ, ये कौन सा ड्रामा इन लोगों ने बनाया हुआ है? खामा में कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। कोरोना क्या है क्या कोरोना? सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोरोना तो सिर्फ बहाना है। कोरोना तो एक देखा भी नहीं है कोरोना तो। मास्क तो 3 महीने से पहना हुआ था, सिर्फ मैंने आज ही नहीं पहना हुआ, तो आज आप आए हो, बकाया तो नहीं आए। अच्छी तरह जानते हैं कि रश में हम बैठे हैं, हमें नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है बेटा। ये एक और अभी मैं मिनी बस में चढ़ा हूँ, आप रश यहाँ पर देख सकते हैं। लोग बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने मास्क भी लगाए हुए हैं, कुछ नहीं लगाए हुए। जो SOPs हैं जो हुकूमत ने तय की हैं बसों के लिए, उन पर इस बस समेत किसी पर भी अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है। अभी ये तो आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम घर से निकलें, थोड़ा कुछ लगा के चलें। अब एक बंदा बैठाएं, एक सवारी भी, तो 20 सीटें, तो 20 सवारियों में 10 सवारी हम लोग बैठाएंगे, 200 रुपये बनेंगे, उसमें क्या करेंगे? सैनिटाइज़र लेंगे या मास्क खरीदेंगे या गाड़ी में डीजल डालें। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए। इनको बोला है, बोलते भूल गए घर पे, अब क्या बोले हम, घर पे भूल गए। मैंने तो 2-4 को उतारा भी है। वो असल में पानी पी रहा था ना, मैं ये रखा हुआ। अच्छा, लेकिन आपके जो लोग बैठे हैं पीछे, वो भी कोई भी जो SOPs पर अमल नहीं कर रहे? बोला अब सबको, हमने बोला सबको। क्या सैनिटाइज़र है आपके पास? जी, सैनिटाइज़र है। जो सीटों पे साथ साथ बैठे हुए हैं, इससे क्यों मना नहीं कर रहे? क्या सैनिटाइज़र मना कर रहे हैं, क्या करें? अब नहीं मान रहे, सवारी इतनी है, रक्शे वाले किराया इतना ले रहे हैं। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि वो बसों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे, लेकिन वो खुद और हुक्काम और हुकूमत बसों में SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आते हैं। ये वो तस्वीर है मजबूरी की, हसरत की, आस की और लोगों की परेशानी की, और जिसमें आपने देखा कि लोग बुरी तरह से मजबूर हैं और फिर आगाही नहीं है कि किस तरह से ख्याल करना है या एहतियात बरतनी है, वो दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आई। उस शहर में जो कि सिंध के रेवेन्यूज़ में 98% कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ में 60% कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे सरकारी ट्रांसपोर्ट नाम की तो कोई शय मौजूद ही नहीं है। लोगों के हाथ में जो चीज़ आती है एक जगह से पहुंचने के लिए दूसरी जगह पे, जिसको हम ट्रांसपोर्ट का नाम दें, किसी और चीज़ का नाम दें, उस पर चढ़ दौड़ते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये कराची की बेबसी की अलमनाक तस्वीर है। ये थी कराची की अलमनाक तस्वीर। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अमेरिका की अलमनाक तस्वीर। वहाँ पर जो इबरतनाक सूरत हाल है, 4 करोड़ लोगों की नौकरियाँ जाने के बाद, 1,10,000 कोरोना अमवात के बाद अमेरिका बेबस नज़र आता है, मईशत ढेर हुई हुई नज़र आती है। और इसी दौरान एक हफ्ते से नस्ली मुनाफरत के ख़िलाफ़ फसाद हो रहे हैं। अमेरिका के दर्जनों शहरों में कर्फ्यू लग चुका है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिल के बदतरीन एहतजाज, और अक्सर शहरों में लूटमार देखने में आ रही है। 75 साल में पहली बार न्यूयॉर्क के शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। ये पूरी सूरत हाल आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। ये कहा जाए तो गैर मुनासिब नहीं होगा कि अमेरिका में आफत का समा है। कोरोना से वहाँ पे 1,08,000 अमवात हुई, कोरोना अमवात हुई। 19 लाख से ज़ायद लोग कोरोना से मुतासर हुए, जिसके नतीजे में मईशत बुरी तरह से मुतासर हुई। 4 करोड़ अमरीकियों की नौकरियां ज़ाया हो चुकी हैं, हज़ारों अमरीकी कारोबार बंद हो चुके हैं और इसी दौरान वहाँ पे फसादात फूट पड़े हैं। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका के सैकड़ों शहरों में लाखों की तादाद में सियाह फाम लोग और उनके साथ दूसरे उनके सपोर्टर्स निकले हुए हैं और ये मुजाहरे कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका में जारी नस्ली मुनाफरत के ख़िलाफ़। अमेरिका में नस्ली मुनाफरत जड़ पकड़ चुकी है, जिसकी वजह से अब ये रद्द अमल देखने में आया है। मुख्तलिफ़ रियासतों में जिसमें अब ये हंगामे हैं, वहाँ पर तकरीबन 40 रियासतों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। न्यूयॉर्क में 75 साल बाद एक हफ्ते का कल कर्फ्यू लगा दिया गया और सूरत हाल हर लिहाज से बहुत ख़राब है, इंतहाई संगीन सूरत हाल है। लूटमार के वाक़यात हुए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में लूटमार के वाक़यात के बाद आंसू गैस इस्तेमाल करनी पड़ी है पुलिस को, गिरफ्तारियाँ हुई हैं और तकरीबन 9,500 लोग अब तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। वाइट हाउस पे कई बार हमला करने की कोशिश की गई है, उसके बाहर पुरजोर एहतजाज हुआ है, जिसके दौरान एक बार सदर ट्रंप को वाइट हाउस के बेसमेंट में महफूज मकाम पे मुंतकिल भी किया गया था और अब उस इलाके में फ़ौज का गश्त जारी है। अमेरिका की ये दगरगू सूरत हाल आपको दिखाते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। ये वो सूरत हाल है जो कि वाहिद सुपर पावर की है, दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर तरीन मुल्क की ये आज की कैफियत है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, इसके लिए वाशिंगटन जाएंगे जहाँ पर नामवर सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। तकरीबन 25 साल से आप मुसलसल वाशिंगटन से अमेरिका को कवर कर रहे हैं। ये बताइएगा कि वो कौन से मनाजिर हैं जिसको आप नाकाबिल यकीन बताएंगे अमेरिका के हवाले से जो सामने आ रहे हैं, जो ना आपने पहले कभी देखा ना और लोगों ने, उनको यकीन नहीं आ रहा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वो क्या मनाजिर है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, यानी मुजाहरे भी होते रहे हैं, प्रोटेस्ट भी होता रहा है, पुरअमन एहतजाज भी हुआ है यहाँ और वायलेंट एहतजाज भी हुआ है, इश्तिहाद अंगेजियाँ भी हुई हैं। लेकिन पहली दफ़ा लगता यह है कि जैसे अवाम ने तय कर लिया है कि उनकी बात ना सिर्फ सुनी जाए बल्कि मानी जाए, मुतालबात उनके तस्लीम किए जाएं। और गुफ्तगू भी जो होती है उसमें अगर आप देखें तो उसमें सारा जोर इस बात पे होता है कि इन मुजाहरों को पहले मुजाहरों की तरह चंद दिनों या चंद हफ्तों में ख़त्म नहीं करना, इनको जारी रखना है। तंजीमें बनाई जा रही हैं, जगह जगह मोहल्लों में कमेटियाँ बन रही हैं, जगह जगह मीटिंग्स हो रही हैं और अवाम को इस बात पर तैयार किया जा रहा है कि वो अपने आप को एक तवील मुद्दती जद्दोजहद के लिए तैयार रखें। तो ये बात जो है बड़ी मुख्तलिफ है। तो मांग क्या रहे हैं अनवर इकबाल साहब, ये बुनियादी मुतालबा क्या है, कलीदी क्या चीज़ है जिससे कि इनको तसल्ली होगी? कानूनी रिफॉर्म्स जिसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इस पुलिस ब्रूटैलिटी के ख़िलाफ़, कि पुलिस जब चाहे जिस तरह चाहे। आपने एक देखा होगा, ये एक वाक़या नहीं है, 2012 से तकरीबन हर साल 2-3 ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें जो सियाफ़ाम अमरीकी हैं उनकी जानें जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप ऐसे क़वानीन बनाएं कि जिसके बाद पुलिस वालों के लिए इस तरह किसी को कत्ल करना मुमकिन ना हो। उसमें सियाफ़ाम भी होते हैं, अक्सर जो हिस्पैनिक अमेरिकन हैं उनकी भी हलाकतें होती हैं। तो इस बात को आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें ये भी कहा जाता है कि देखा होगा सदर ट्रंप इस हवाले से कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। मगर मुझे ये बताइए, तो क्या ये जो मुतालबा है, क्या रियासती जो हाउस होते हैं, जो रियासती पार्लियामेंट है, क्या वो ये कवानीन नहीं बना सकती? क्या ये मरकज़ ने करना है? इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। मरकज़ ने, कांग्रेस ने करना है, मरकज़ ने करना है। और दूसरी बात यह है कि एक जो आपने सदर ट्रंप की बात की, असल में ये मामला शायद इतना शदीद ना होता, शायद इतना ज़्यादा ना बिगड़ता अगर सदर ट्रंप का रवैया मुनासिब होता। उनके रवैये ने जल्दी पे तेल का काम दिया है, क्योंकि आप ये देखें कि शुरू में जिस तरह के बयानात उन्होंने दिए, उन बयानात में चैलेंज था मुजाहिरीन के लिए कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, कर लो जो करना है। तो वो उस चैलेंज को लोगों ने कबूल किया और लोगों में गुस्सा और बढ़ा। आप देखें यहाँ कहा यह जा रहा है, जैसे सारी दुनिया में तासुर ये पैदा हो रहा है कि जैसे ये सिर्फ सियाह फाम लोगों का मुजाहरा है। नहीं, आप मुजाहरीन में जाए, व्हाइट हाउस के सामने जो मुजाहरीन मैंने देखे उसमें 70% सफ़ेद फाम लोग होते हैं।
اور یہ جو یہاں کے سفید فام لبرل سوچ والے ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، خاص طور پہ ینگسٹرز ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ میں یہ ریسزم ختم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں 2 سابق صدر اوباما تو خود افریقن امریکن ہیں، لیکن صدر بش جو کہ نہ صرف سفید فام ہیں بلکہ ریپبلکن بھی ہیں، انہوں نے بھی آج بیان دیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو مظاہروں کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا رویہ وہ درست نہیں ہے اور عوام کو مظاہرے کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہ مظاہرے امریکہ کے لیے کمزوری یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو امریکہ میں معاشی صورتحال ہوئی ہے پوسٹ کورونا، جس میں کہ 4 کروڑ لوگوں کی نوکریاں گئیں، ہزاروں کاروبار بند ہو گئے اور بہت ہی بے بسی کا عالم ہے اور بے روزگاری کا اور معاشی تباہی کی کیفیت ہے، اس نے کتنا فیول کیا اس انریسٹ کو جو کہ اس وقت ہم امریکی شہروں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم لوٹ مار دیکھ رہے ہیں، جس میں کہ تصادم دیکھ رہے ہیں. یہ جو معاشی اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے امریکہ نے، وہ کتنی معاون ثابت ہوئی ہے اس پورے ہنگامہ آرائی میں؟ کامران، اس کا ابھی تک امپیکٹ عوام تک نہیں پہنچا. اس کی وجہ ہے کہ جو انہوں نے کوشنز کریٹ کیے نا، پہلے کچھ پیسے آفر کیے، پھر ابھی آفر کیے، اس کی وجہ، اور اس کے علاوہ مجبور کیا ہے سارے امپلائرز کو کہ اگر ان کی کاروبار بند ہو جب بھی تنخواہیں دیتے رہیں. تو ابھی تک اس کا پریشر جو ہے وہ امپلائر فیل کر رہے ہیں، بڑے سرمایہ دار فیل کر رہے ہیں، عوام کو انہوں نے کوشن کیا ہوا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بھی آئے گا اور اس کے نتائج اپنے ہوں گے. یہ جو ہنگامے ہیں یہ پیورلی نسلی امتیاز کے خلاف ہیں اور پولیس کے رویے کے خلاف ہیں. بہت بہت شکریہ انور اقبال، پاکستان کے سینئر صحافی، واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران اب نیوز ہیڈ لائن دیکھیں. ہم پروگرام کے واقعی کے ساتھ واپس آتے ہیں. کل بھی ہم نے آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا کہ قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، جن کو بظاہر نیب گرفتار کل کرنا چاہتی تھی، وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمارا خیال یہ تھا، ہماری معلومات بھی یہ تھی کہ شاید نیب صرف شہباز شریف کو ڈرانا چاہتی ہے، گرفتار کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ اگر نیب گرفتار کرنا چاہے اسے پاکستان کے تمام اداروں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. بہت مشکل ہے کسی شخص کو ڈھونڈ نکالنا آج کے زمانے میں. گویا کہ نیب نے کوشش ضرور کی، یا کم از کم کوشش کرتی ہوئی دکھائی ضرور دی، لیکن شہباز شریف کل گرفتار نہیں ہوئے، اور اس کا ایک منطقی انجام آج ہوا جب شہباز شریف بآسانی لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے، جہاں پر انہوں نے بآسانی اپنی ضمانت کی درخواست دے دی. ان کو جہاں پر بھی وہ تھے لاہور ہائی کورٹ تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. نیب ناکام ہو گئی، بظاہر ناکام ہو گئی ان کو تلاش کرنے میں، ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پہنچنے سے روکنے میں، اور لاہور ہائی کورٹ پہنچ کے جناب شہباز شریف نے ضمانت کی درخواست دی، اور وہاں پر یقیناً ان کی ضمانت کی درخواست منظور بھی ہو گئی، اور 15 روز کے لیے نیب کو لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ انہیں ڈسٹرب کرنے سے یا انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا. سیاستدانوں کو دبانے کا ادارہ ہے. نیب اس وقت عمران خان کا ادارہ بن گیا ہے. ان مناظر کے بعد نیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب 9 جون کو اب ان کے سامنے پیش ہو جائیں کیونکہ ان سے سوال جواب کرنے ہیں. اور وہ نیب یہ بھی کہتی ہے کہ کیونکہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو، اس لیے شہباز شریف کا بیان ریکارڈ کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. مگر چاہے نیب کی آج کی کارروائی ہو یا شہباز شریف کے حوالے سے گزشتہ 1.5 سال سے جو نیب کی کارروائیاں ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بنیادی فرق نظر آتا ہے اس کی شدت میں، اس کے ایکشن میں، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون میں مفاہمانہ رویے کی، مفاہمانہ بیانیے کی عکاسی کرتے رہے ہیں. جناب نواز شریف، مریم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی وغیرہ
मुफाहिमाना रवैये के नहीं बल्कि जारहाना रवैये की तर्जुमानी करते रहे हैं, और यही रिफ्लेक्ट होता है, इसकी अक्कासी होती है जब नैब का एक्शन देखने में आता है। शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ना था, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने थे, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अडियाला जेल के अंदर बंद कर देना था। ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है वो ट्रीटमेंट जो शहबाज शरीफ को मिला और वो ट्रीटमेंट जो शाहिद खाकान अब्बासी और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को मिला। करप्शन केसेस में मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों की असीरी कहीं रिलीफ और कहीं तकलीफ से ताबीर है। शहबाज शरीफ के केसेस में डील या ढील का तासुर मिलता रहा है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खिलाफ करप्शन केस में इस्तेकामत की मिसालें कायम की हैं। 1.5 साल से ये तफ्तीश कर रहे हैं, केस नहीं बन पाता। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमज़ान शुगर मिल्स केस में रेफरेंस दायर हो चुके हैं। साफ पानी स्कैंडल, असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात और तफ्तीश चल रही है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब ने LNG खरीदारी में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस दायर कर रखा है। नैब ने 5 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, लेकिन पिछले साल 14 फरवरी यानी 15 महीनों से वो जमानत पर हैं। उन्होंने 5 महीने लंदन में नवाज शरीफ की तीमारदारी के नाम पर भी गुजारे। इससे कबल 4.5 महीनों की गिरफ्तारी में भी शहबाज शरीफ बमुश्किल 1.5 महीने नैब की हिरासत में रहे। 5 रोज़ कोट लखपत जेल में रहे और ज़्यादा अरसा उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट लॉजेस में गुजारा। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने LNG रेफरेंस में पिछले साल 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वो 7 माह और 10 दिन तक नैब की हिरासत और जेल में कैद रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कई माह तक ना अपने हिरासती रिमांड की मुखालफत की और ना ही रिहाई के लिए अदालत से रुजू किया था। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली के कई इजलासों में शिरकत भी नहीं की और अडियाला जेल में 1 क्लास यानी सहूलतों का मुतालबा भी नहीं किया। मैं जितना अरसा भी रहा हूँ, मैं कैद तन्हाई में रहा। वहाँ मेरे साथ कोई और शख्स ना मिल सकता था, ना कोई और शख्स वहाँ मौजूद था। सिर्फ आखिरी जो 4 हफ्ते थे वो एहसन इकबाल साहब को भी उन्होंने उसी कंपाउंड में रखा जिसमें हम थे। कोई वक्त का एहसास ही नहीं होता था कि वक्त कब गुजरा है, कैसे गुजरा है। एक लम्हा भी नहीं था इस कैद में कि मुझे शुबा हुआ हो, मुझे कोई खौफ हुआ हो या डर हुआ हो। दरअसल शहबाज शरीफ मुखासमत के बजाय मुफाहमत की सियासत के हामी हैं। उनका बयानिया इदारों से हमाहंग है और इत्तेफाक से अदालतों से भी उन्हें अच्छी खबरें मिलती हैं। शहबाज शरीफ की सियासत ने अपोजिशन को भी दंग कर रखा है। ये कमाल इस असेंबली में हुआ है, वो लोग जिनके ऊपर इल्जाम है पब्लिक के पैसा चोरी करने का, वो इस असेंबली में आके तकरीरें कैसे कर सकते हैं? फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके ऊपर वो आदमी जाके बैठ जाता है जिसके ऊपर अरबों रुपए का चार्जेस है। ये तो इंकशाफ ही है कि शहबाज शरीफ सब रिहा हुए हैं, क्योंकि वो कैद ही कब थे। हम तो उनको इस्लामाबाद की सड़कों पे फराटे भरते देख रहे थे। वो तो उन्होंने मिनिस्टर्स एनक्लेव में गुजारे हैं, रेंजर्स की गाड़ियां उनके आगे पीछे रही हैं, प्रोटोकॉल्स भी उनको पूरे मिले हैं। शहबाज शरीफ ने इसमें हल्की फुल्की मौसीकी दिखाई हुई है, उसने गोटी फिट की हुई है। जिस कॉलोनी में मुंतखब वजीर रहते हैं उसी में ये चोर रहता है। ये वो सूरत हाल है, आप खुद अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा। जो बात हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का मामला अगर होता है तो नैब हो या रियासती इदारे हों, उनका रवैया कुछ और है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं का, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह शामिल हैं, तो वो कुछ और है और आज उसकी भरपूर अक्कासी हुई, कल भी और आज भी। आज क्या हुआ इसकी मज़ीद तफसीलात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा लाहौर से मौजूद है। हसन, बताइएगा, वाज़ेह तौर पर लगता है कि नैब शायद कल भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार तो करना नहीं चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि वो गिरफ़्तारी की कोशिश कर रही है, और आज भी ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो जहाँ पर भी मौजूद थे वो बासानी लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे? न रात को न दिन में कहीं वो इंटरसेप्ट हुए और वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच के उनकी बाकायदा उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी और वहाँ पर उनकी ज़मानत हो गई। नैब क्या कहती है इस सिलसिले में, वो क्यों नाकाम हुई? देखिए, नैब के जो हुक्काम हैं वो ये कहते हैं कि हमने कोशिश की थी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए लेकिन कामयाब ना हो सके। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कल से ही लग रहा था कि शायद नैब जो है वो कोशिश करती दिखाई देती है लेकिन गिरफ्तार करना नहीं चाहती, क्योंकि जो सूरत हाल थी, जिस तरह आज शहबाज शरीफ जो है 96H ब्लॉक मौला टाउन के घर से जो है बाहर निकले तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। और बताया यह जाता है, जो नून लीग के 2 मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट सामने आ रही है कि
कहते हैं कि वहीं पर मौजूद थे। दूसरा ये कहते हैं कि शायद वो रात गए ताख़ीर से यहाँ पर पहुँचे और सुबह जो इन्होंने वकला से वीडियो लिंक मुशावरत भी की है यहीं से, और उसके बाद फैसला किया, फिर उन्होंने निकलने का फैसला किया और वहाँ पर माहौल बनाया अदालत में कि वहाँ पर मुस्लिम लीगी कारकुन रहनुमा पहुँचेंगे, फिर यहाँ से वो निकलेंगे ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सके। आज जब शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे, मॉडल टाउन से वहाँ से निकले, तो उनके साथ 4 गाड़ियाँ थी, प्रोटोकॉल भी उनका साथ था और रास्ते में उन्होंने गाड़ी भी तब्दील की और वहाँ पर पहुँचे। तो उससे जाने से पहले अगर आप देखें लाहौर की जो तमाम रास्ते थे हाई कोर्ट पे पहुँचने वाले, तमाम रास्ते भी जो है वो रुकावटें लगा के बंद कर दिया गया था। जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आने की कोशिश कर रहे थे उनको पुलिस भी आने से रोक रही थी और ये कहा जा रहा था अंदर आने की इजाज़त नहीं है। फिर जो है IG पंजाब को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जाने से अहकाम दिए गए कि वो रास्ते खोले और शहबाज शरीफ को आने दिया जाए, जिसके बाद IG पंजाब ने जो है हुक्म पर अमल दरामद करवाते हुए अहकाम दिए और तमाम रास्ते खोले गए। शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे, उनका जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, अज़मा बुखारी और दीगर उनकी क़यादत और रहनुमा और मुस्लिम लीगी जो रहनुमा है कारकुन वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे और अंदर चले गए। किसी ने कोई कोशिश नहीं की शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की, क्योंकि अगर वो चाहते नैब तो बाहर से गिरफ्तार कर सकते थे। 96 एच ब्लॉक मॉडल टाउन जो रिहाइशगाह है वहाँ पर बंदे मौजूद होते, वहाँ से गिरफ्तारी कर सकते थे, लेकिन जो नैब हुकाम ये कहते हैं हमारी कोशिश रही लेकिन हमारी गिरफ्त में नहीं आ सके, जिसके वजह से शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुँच गए। जी यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। अब इसका हम सियासी पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं, सियासी अंदाज से इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर सियासतदान, वफाकी काबीना के रुकन और PTI के बहुत ही मुतहर्रिक हमेशा से रहनुमा रहे जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फवाद चौधरी साहब, आप बताइएगा, मेरा अपना तजुर्बा तो ये कहता है कि आज के दिन में पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारे नैब अगर चाहे तो किसी शख्स को गिरफ़्तार करना नामुमकिन नहीं है ना, बिल्कुल ये एक हम कह सकते हैं एक आसान अमल है। शायद नैब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करना ही नहीं चाहती, उनको किसी भी तकलीफ़ में रखना ही नहीं चाहती है। अच्छी बात है, कोरोना का माहौल है, लेकिन बहरहाल कल और आज जो हमने देखा इसको हम ड्रामे से ही ताबीर करेंगे। कमरान साहब, सच्ची बात तो यह है कि जिस तरह से आपसे तवक्को भी की जा सकती है कि हमेशा एक अछूता और नया पहलू जो है वो आपके तज्ज़िये में होगा, और फ्रेंकली आपने जो तज्ज़िया किया है वो बहुत मुख्तलिफ है, जो बहुत लोग टेलीविजन के ऊपर जो है वो सुबह से कर रहे थे, और मुझे ये लगता है कि बहुत वज़न है आपके तज्ज़िये में और आपने जो बात की है। फ्रेंकली ज़ाहिर है इसके ऊपर एक तज्ज़िया ही कर सकते हैं। हमें तो नायब का नहीं पता कि उनकी क्या पोजीशन है और वो क्यों उन्होंने इस वक्त गिरफ्तारी का फ़ैसला किया और फिर क्यों उनको छोड़ने का फ़ैसला किया। एक बात तो ज़ाहिर है कि जो नायब ने खुद भी अपनी ग्राउंड्स में कहा है कि उन्हें मौके दिए कि वो आए और उन सवालों का जवाब दें जो नायब ने उनके सामने रखे, और जब वो बार बार नायब के सामने नहीं गए तो फिर नायब ने उन्हें गिरफ्तार करने का फ़ैसला किया। और ये बात तय है, जिस तरह से आपने खुद कहा, कि जो खुद ग्राउंड्स हैं नायब की, उनमें भी कोई बहुत कीननेस शो नहीं की है नायब ने उनको गिरफ्तार करने की। ये बुनियादी तौर के ऊपर जो कह लीजिए कि ये जो माहौल बना या ये जो मजबूरी बनी वो उनकी नॉन कोऑपरेशन की वजह से बनी, और अब भी अगर वो तफ्तीश में शामिल होंगे तो जाहिर है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फिर अपना फैसला होगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आज के दौर में नैब को कोई ऐसे चैलेंज करे कि जाओ कर लो जो करना है, नहीं आता, नहीं सवालों के जवाब देता, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। मगर ये एक हम हिस्ट्री देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हो, उनकी फैमिली हो, और इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि 10 साल वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 40-45 हज़ार अरब रुपए का बजट खर्च किया, उनकी उंगली के इशारे पे ये पैसे खर्च हुआ करते थे। इसी दौरान उनकी फैमिली, उनका बेटा सुलेमान शहबाज जो था वो भरपूर कारोबार कर रहा था उसी पंजाब के अंदर। और फिर जब हुकूमत में तब्दील भी हुई, आपकी हुकूमत भी आ गई, अक्टूबर में जिस तरह से सुलेमान शहबाज बाहर चले गए और उसके बाद से वो वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार ज़रूर हुए, चंद 2 हफ्तों के लिए वो नैब की कैद में रहे, 5 दिन वो कोट लखपत रहे, और उस वक्त से लेके अब तक 5 महीने वो लंदन में रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में रहते रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी कंफर्टेबल है। आपकी हुकूमत को या आपकी हुकूमत के साथ जो नैब वगैरह के इदारे हैं उनके साथ उनको प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल है जो थ्रू आउट हम शहबाज शरीफ फैमिली के साथ देख रहे हैं। ये जब थॉमस जेफरसन, जब अमेरिका का आइन बन रहा था, तो जो उस वक्त बहुत बड़े नाम था थॉमस जेफरसन की जो स्पीच है उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुल्क में
آپ ٹینیور اس لیے 8 سال کی مقرر کریں کہ اگر آپ 8 سال کی ٹینیور مقرر نہیں کریں گے تو ملک جمہوریت کے بجائے مونارکی کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اتنا طویل عرصہ حکومت میں رہتے ہیں تو جن لوگوں کو آپ نے جونیئر پوزیشنز پہ لگایا ہوتا ہے وہ اتنے سینئر ہو جاتے ہیں اور ان کی پرسنل وفاداری آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ سسٹم مینپولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر نواز شریف اور شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو چونکہ 1985 سے یہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکومتوں میں شامل ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور پنجاب میں تو بہت ہی طویل عرصہ حکومت ہے جس کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ جو ہیں وہ اثرات ہیں. اور ابھی بھی ان کے اوپر جو مقدمات ہیں آپ کسی بھی پاکستان میں ایک شخص سے پوچھئے اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ بالکل صحیح کیسز ہیں اور کوئی بھی کیس ان کے اوپر جھوٹا نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے پھر نواز شریف صاحب جیل سے جو ہے وہ فرار ہوئے، پھر جس طریقے سے شہباز شریف کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے وہ عکاسی کرتی ہے اس تھامس جیفرسن کے نظریے کی جو انہوں نے اپنا بیان کیا تھا. لیکن یہ فرمائیے گا کہ چلیں اب ایک دوسرا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں. آپ کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کیا برا ہے کہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہو جو مفاہمت پہ یقین رکھتا ہو، جارحانہ سیاست پہ یقین نہ رکھتا ہو، اور پھر ایک بہت بڑی جماعت کا جس کی چند سیٹس کا فرق ہے پنجاب میں آپ کے ساتھ، وہ اس کا لیڈر بھی ہو اور آپ سے وہ ٹکرائے نہیں، جارحانہ رویہ نہ رکھے، تو آپ کو تو سوٹ کرتا ہے اس کو گرفتار کر کے، اس کو بند کر کے تو مسئلہ حل ہوگا. تو شاید اس میں کوئی آپ کی سیاسی آپ کو اس میں بہتری نظر آتی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. یہ تو وہ لیڈر ہیں جو کہ آپ کو سوٹ کریں گے. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر دیکھیں عمران خان کا جو رائز ہے وہ ایز این اینٹی کرپشن لیڈر ہوا ہے. جو لوگ ہیں وہ اس بارے میں ہم سے اتنے اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ 2 سال کے عرصے میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کو سزائیں ہوں گی بلکہ یہ پیسے جو ہیں وہ واپس ملیں گے. جو لیگل ریفارمز یا جو ایک بڑا اینٹی کرپشن ریفارمز ہونے چاہیے تھے اس کی طرف لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ایک علیحدہ پولیٹیکل مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے اس طرف جو ہے وہ معاملہ اتسرا نہیں جا سکا. بٹ حقیقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ہوں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اس بنیادی موقف سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی، کیونکہ اگر ہٹے گی تو وہ اپنی بنیادی پالیٹکس کو ہی اور اپنی بنیادی کانسٹیٹوئنسی کو ہی گزن پہنچائے گی. فواد چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ کابینہ کا اوورآل کیا ٹیک ہے، کیونکہ اس وقت کووڈ کی سچویشن ہے، بہت مشکل حالات ہیں ملک کے اندر. اس وقت اپوزیشن کے ساتھ یا اس کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو گرفتار کر لینا، سندھ کے چیف منسٹر کا نیب طلب ہوں گے، ہمیں نہیں پتا کہ کل ان کے ساتھ وہاں کیا ہوگا. یہ صورتحال معاون تو نہیں ہے ملک کی موجودہ صورتحال میں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پی ایم ایل این کے صدر گرفتار ہو جائیں، یا سندھ کے، میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، سندھ کے چیف منسٹر گرفتار ہو جائیں، تو یہ چیز گورنمنٹ کو سوٹ تو نہیں کرے گی بہت زیادہ. دیکھیں فرینکلی جو کابینہ ہے اس میں بھی مختلف پس منظر کے لوگ ہیں، لیکن جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کابینہ میں بھی اور کابینہ سے باہر بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس بنیاد کے اوپر ووٹ لیے ہیں وہ اس میں احتساب کا جو عمل ہے وہ ایک بنیادی سوال رکھتا ہے، بنیادی وزن رکھتا ہے. لہٰذا کچھ بھی ہو ہمیں اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کی جو مقدمات ہیں ان کو اپنے جو کنکلوژن ہے، منطقی انجام ہے، اس تک لازماً پہنچنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو تمام مقدمات آتے ہیں، کیسز آتے ہیں، ان پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی جدوجہد میں شامل رہے ہیں وہی آپ کو اگریسولی ان مقدمات کے اوپر بات کرتے بھی نظر آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جناب فواد چوہدری ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی سلسلے کی کل ایک اور اہم کڑی ہوگی. سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. کل انہیں نیب میں پیش ہونا ہے. سولر پاور پروجیکٹ ہے سندھ میں، شمسی توانائی سے بجلیاں اسٹریٹ لائٹس لگانی تھی. اربوں روپے کا گھپلا ہوا ہے. 2 ملزمان نے 30 کروڑ روپے جو انہوں نے لوٹے تھے وہ نیب کو واپس بھی کر دیے ہیں. وہی دونوں وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں مراد علی شاہ کے خلاف. کل کا دن بہت اہم ہوگا، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اسلام آباد میں ہیں. کل وہ نیب راولپنڈی میں پیش ہوں گے جس نے انہیں طلب کیا ہے جعلی بینک اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ کیس اور سولر لائٹس پروجیکٹ کے سلسلے میں. یہ پروگرام سندھ میں روشن سندھ پروگرام کہلایا تھا. چند سال پہلے اسے ترتیب دیا گیا تھا. مقصد یہ تھا کہ سندھ کے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں سولر لائٹس لگائی جائیں، اور اس کے لیے 60 ارب روپے کا پروگرام تشکیل دیا گیا تھا. بڑے پیمانے پہ خرد برد ہوئی. سندھ میں ایسے پروگرامز میں خرد برد ہونا ایک معمول کا عمل ہے.
इस खुर्दबुर्द के नतीजे में नैब हरकत में आई है और नैब की इस हरकत के नतीजे में 2 मुल्ज़मान ने अपना जुर्म तस्लीम किया है। लूटी हुई रकम जो इससे उन्होंने करप्शन के ज़रिए रकम हासिल की थी वो 30 करोड़ रुपए उन्होंने नैब को वापस कर दी है। इस पूरे मंसूबे की तफसीलात नैब को उन्होंने बता दी हैं। वो बाकायदा वादा माफ गवाह बन गए हैं। हुकूमती वज़रा का खुद वज़ीर आला सिंध का इस पूरे सिलसिले में क्या किरदार रहा है, नैब को वो तफसील भी फराहम कर दी गई है, जिसके बाद ये तहकीक़ात एक अगले मोड़ में दाखिल हो गई है और कल इसका बहुत अहम मरहला होगा जब वज़ीर आला मुराद अली शाह से नैब इस मामले में सवालात और उनसे जवाबात हासिल करेगा। ये पूरी सूरत हाल हम अपने इस प्रोग्राम में, जैसे कि हम सिंध में जारी करप्शन के हवाले से मुसलसल आपको आगाह करते रहते हैं, तकरीबन 4 साल पहले हमने बता दिया था कि इस रोशन सिंध प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर घपले हो रहे हैं, अरबों रुपयों के घपले हो रहे हैं। इसका हमने इंकशाफ किया था। फिर गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हमने बता दिया था कि इसके 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं और नैब को उन्होंने पेशकश कर दी है कि हम आपको सारी मालूमात भी दे देते हैं और जो मुनाफे की रकम हमारे हाथ में आई, जो करप्शन की रकम हमारे हाथ में आई 30 करोड़ रुपए के करीब, वो हम वापस भी कर देते हैं। ये नैब आज इस सिलसिले में भरपूर मुतहर्रिक नज़र आती है, मगर ये हम आपके साथ मुसलसल शेयर करते रहे अपने इस प्रोग्राम में। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के बड़े शहरों में 4 अरब रुपए की सोलर यानी शमसी लाइट्स लगाने का मंसूबा शुरू किया था, लेकिन अमली तौर पे ये मंसूबा करप्शन और बदनवानी की नज़र होकर खाक हो गया है। ये VIP रोड जो लाड़काने का सबसे अहम तरीन रोड है, इस पे पूरे पे कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आएगी। सोलर मंसूबा जो कि सारा गायब हो चुका है, इसके मंजर आम पर आने के बाद एक तहकीकाती कमेटी भी कायम की थी। पहले फेज़ में करप्शन की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही सिंध हुकूमत ने इस साल बजट में रोशन सिंध प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 के लिए मज़ीद 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। पहले 4 अरब रुपए खाक हुए और उसके बाद एक मज़ीद 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत का रोशन सिंध प्रोग्राम 4 अरब रुपए डुबो कर अंधेर सिंध प्रोग्राम बन चुका है। अंधेर नगरी चौपट राज की एक और मिसाल। कल इस सिलसिले में क्या होगा, नैब के पास और क्या मामलात हैं वज़ीर आला सिंध के हवाले से, ये सब कुछ मालूमात हमसे शेयर करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। पहले तो ये बताइएगा कि कल नैब ने तलब किया है मुराद अली शाह साहब को, वो पहुँच गए, कल वो नैब के सामने पेश होंगे। सोलर लाइट्स प्रोजेक्ट पे जिसको ब्रेक हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए किया था, नैब ने मज़ीद तफ्तीश क्या की, क्या उसके पास मालूमात हासिल हुई है और वज़ीर आला सिंध क्यों मतलूब है? कामिल साहब, 2014 में सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो महकमा बल्दियात है उनके ज़रिए जितनी भी टाउन और म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वहाँ पर उनके ज़रिए ठेके दिए जाएंगे और 22,000 जो सोलर लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो लगाई जाएंगी। ये मंसूबे, इसमें जो सबसे पहले जो ठेके देने का मरहला था उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुई, मनपसंद कंपनियों को ठेके दिए गए और उसके बाद उन कंपनियों से भारी रिश्वत ली गई। इसके लिए जब एविडेंस कलेक्ट की गई, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया, तो 7 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिन्होंने जुर्म किया, एतराफ़ जुर्म किया और उसके बाद उन्हें प्ली बार्गेन भी कर लिया और 30 करोड़ रुपए के से ज़ायद की जो है वो रिकवरी कर चुका है नैब। इसमें कामरान साहब जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि जो एक्सीएन सखर थे उन्होंने अपना वो अप्रूवर बन गए हैं, वो वादा माफ गवाह बन गए और उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है कि शर्जील इनाम मेमन के कहने पर गैर कानूनी ठेके दिए जाते रहे। जो लोएस्ट बिड कंपनी थी उसको नहीं दिए गए, बल्कि जो दूसरी मनपसंद कंपनियां थी उनको ठेके दिए गए और उसके बाद उन कंपनियों से जो रकूम थी वो अकाउंट्स में मुंतकिल करवाई गई। एक जो शख्स थे इशफाक लगारी, वो रिकवरी करते थे, वो जो रिकवरी थी तमाम तर 9 करोड़ रुपए की रकम इसमें रिश्वत वसूल की गई और उसमें से 77 लाख रुपए जो है वो बराह रास्त इशफाक लगारी ने वसूल करके ये कहा कि उन्होंने शर्जील इनाम मेमन को दे दिया है। सो ये जो अप्रूवर है उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है, वादा माफ गवाह बन चुके हैं और इसके अलावा 7 मुल्जिमान ऐसे हैं जिन तमाम ने एतराफ़ किया कि उन्होंने जो इस केस में क्या शर्जील मेमन जो है वो भी मुल्जिम है इस केस का? एग्जैक्टली कामरान साहब, नैब ने उनके वारंट जारी किए लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। नैब ने इसमें बाकायदा तौर पर वारंट जारी कर दिए थे शर्जील इनाम मेमन के। उसके बाद जो मुराद अली शाह का जब किरदार उस वक्त सामने आया जब ये पता चला कि जो जितनी भी एलोकेशन ऑफ फंड्स थी वो तमाम मुराद अली शाह ने की जब वो वज़ीर ख़जाना थे सिंध के, और इसमें बाकायदा तौर पर जो सिंध के उस वक्त सेक्रेटरी ख़जाना थे और इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी थे वो बारहा फाइल के ऊपर ये लिखते रहे कि ये फंड्स इशू ना किए जाएँ जब तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बन जाती। और
GC2 के ऊपर ही ये तमाम फंड्स एलोकेट कर लिए गए। और उसके बाद जब एडिशनल फंड्स की फाइल आई, जब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने दोबारा फाइल की, तो वो भी मुराद अली शाह साहब ने तमाम एतराज़ात के बावजूद दोबारा वो फंड्स रिलीज कर दिए और दोबारा जो है वो मजीद अरबों रुपए की जो फंड्स थे वो जारी कर दिए। तमाम तर जो किरदार फंड्स के रिलीज का था वो मुराद अली शाह का था, क्योंकि ये उस वक्त वजीर खजाना सिंध थे और इनके पास जो फाइल्स थी उनके ऊपर बाकायदा ऑब्जेक्शंस थे। इसके बावजूद इन्होंने उन तमाम एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए इन्होंने फंड्स एलोकेट किए। यही इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और तमाम एतराज़ात के बावजूद इन्होंने वो फंड्स एलोकेट कर दिए। और इसमें कामरान साहब जो इसमें कामरान साहब जो साहब ये बताइएगा, ये केस इस वक्त किस लेवल पर है, इसकी क्या रेफरेंस फाइल होना बाकी है और इसकी स्टेज क्या है, और इसके अलावा क्या मज़ीद मालूमात क्या है हमारे पास इस हवाले से? कामिल साहब, ये बिल्कुल हतमी मरहले में है। मुराद अली शाह का बयान रिकॉर्ड करने के बाद इसमें रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है और बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर है, क्योंकि इसमें तमाम जो किरदार थे उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। 7 मुल्ज़िमान अरेस्ट हुए, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने एतराफ़ किया, जो ऑफिसर्स थे, जो डिप्टी DG सक्खर के थे, जो लोकल गवर्नमेंट के रूरल, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया, जो XCN थे सक्खर के, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। ये तमाम लोग प्ली बार्गेन कर चुके हैं, अप्रूवर बन चुके हैं। इसके अलावा जो कंपनियाँ थी उन्होंने प्ली बार्गेन कर ली है, जिन्होंने ठेके लिए उन्होंने प्ली बार्गेन कर लिया और तमाम ने ये बताया है कि जो कंसर्न मिनिस्टर्स थे उन्होंने हमसे रिश्वत ली, भारी रिश्वत ली। और इसके अलावा कामिल साहब, इस तमाम तर जो सूरत हाल के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी। मुराद अली शाह उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर सके, क्योंकि जो तमाम तर ये काम हुए जो कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, उसको कमेटी ने भी नॉन सेटिस्फैक्ट्री लिखा। अमलन कोई काम नहीं हुए और तमाम जो रकूम थी जो जारी की गई वो रिश्वत की नज़र हो गई, वो बद इंतज़ामी की नज़र हो गई और अमलन कोई काम नहीं हुआ। 22,000 स्ट्रीट लाइट्स लगनी थी। ये बताइएगा कि ये रोशन सिंध केस जो है ये वाहिद केस तो नहीं है ना मुराद अली शाह साहब के खिलाफ? नैब कई और केसेस में उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, और रेफरेंसेस बहुत फाइनल मराहिल में पहुंच रहे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के खिलाफ। कामिल साहब, इससे के अलावा 3 मुख्तलिफ जो इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन हैं उसमें भी मुराद अली शाह को पहले बुलाया गया, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया। उसमें भी उनके ऊपर ये एलिगेशंस थे। जो सबसे पहले था वो दादू और ठट्ठा शुगर मिल्स की जो कोड़ियों के भाव जो है वो उनको बेच दिया गया, उस केस में भी मुराद अली शाह को इन्वेस्टिगेट किया गया। इसके अलावा नूरियाबाद जो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट था उस केस में भी मनपसंद कंपनियों को ठेके दिए गए और उनसे रिश्वत वसूल की गई और अमलन कोई काम नहीं हुआ। उन केस में भी मुराद अली शाह को इन्वेस्टिगेट किया गया। और अब ये तीसरा केस है जिसमें मुराद अली शाह को बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। उन्हें क्वेश्चन एयर दिया जाएगा, उनसे सवालात किए जाएंगे। जो रोशन सिंध स्ट्रीट लाइट्स का प्रोजेक्ट है इसमें मुबैना तौर पर जो बद इंतज़ामी हुई और तमाम तर जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने एतराफ़ भी किया, इसमें वो प्ली बार्गेन कर चुके हैं, रकम वापस रिकवर हो चुकी है। और इसके अलावा इसमें शर्जील इनाम मेमन वाहिद मुल्ज़िम हैं जो ज़मानत पर हैं, उनको नैब ने गिरफ्तार नहीं किया। इसके अलावा अब मुराद अली शाह को जो है वो इसमें शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है, क्योंकि नैब ने बाकायदा तौर पर उन्हें समन जारी कर दिया है और वो सुबह 9 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होंगे और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं फंड्स के रिलीज के वो मुराद अली शाह पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे तारीख साज के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 10 रुकनी बेंच फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने मुकदमा एक रेफरेंस फाइल किया था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जनाब काजी फाइज ईसा के खिलाफ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब इसमें बहुत ही आखिरी और बहुत फाइनल आर्गूमेंट्स हैं जो जारी हैं। आज एक बार फिर बैरिस्टर फ़रोग नसीम इस 10 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। इसका पूरा अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जज जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वफाकी हुकूमत के सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल किया गया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत आज दूसरे रोज़ मुसलसल हुई। 3 महीने के वक्फे के बाद ये समाअत शुरू हुई थी। बैरिस्टर फ़रोग नसीम जो वफाकी वज़ीर क़ानून थे अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए और अब वफाकी हुकूमत को इस केस में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बहुत इम्पॉर्टेंट मामला था। इस वक्त बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोकस ये है कि पस पर्दा मकासद और बदनीयती ढूंढी जाए। अगर उस मौजूद है वफाकी हुकूमत ने जो रेफरेंस फ़ाइल किया जनाब काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़, जबकि बैरिस्टर फ़रोग नसीम का कहना यह है कि वो केस की मेरिट पर और उसके
हवाले से जो उनके पास शवाहिद हैं वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं। यकीनन ये इस वक्त बहुत अहम केस है और इसकी समाअत हो रही है और बेंच जो कि 10 रुकनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट है, वो इस सिलसिले में यकीनन उसकी बहुत अहमियत भी है और वो बैरिस्टर फ़रोग नसीम से इस हवाले से इम्पॉर्टेंट सवालात भी कर रही है। आज बेंच ने मिसाल के तौर पे जो अपने सवालात हैं उनको मुख्तसर रखा हुआ है और उनका फोकस इस बात पर है, जैसे कि आज फिर पूछा गया कि लंदन प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात और मालियत आपको कैसे मालूम हुई। वफाकी हुकूमत ये बताए, ये भी बताए कि वहीद डोगर जो कि इसके कंप्लेनेंट थे, उनकी शिकायत पर इंक्वायरी की इजाज़त किसने दी, इसकी बाकायदा इजाज़त होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है कि वो इजाज़त कब और कैसे दी गई है और किसने दी है। और इसके अलावा जो बैरिस्टर शहजाद अकबर का एसिड रिकवरी यूनिट है, उसने शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज़ कैसे किया, उसने अपने तौर पे आगाज़ किया या कैसे उसका क्या प्रोसेस हुआ, ये भी पूछा गया कि ऐसा जुर्म साबित करे कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने बदनीयती या करप्शन की है। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सवालात थे। बैरिस्टर फ़रोग नसीम का ये कहना था कि वो अदालतों के तमाम सवालों के जवाबात उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ पिछले साल 10 अप्रैल को वहीद डोगर ने ARU को शिकायत की थी और उनकी लंदन प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक ख़त लिखा था और इस हवाले से ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन वहीद डोगर ने हासिल की थी। आज भी बहुत अहम सवालात थे, बहुत इम्पॉर्टेंट समाअत थी और यकीनन ये तारीख साज केस है। आज की समाअत का अहाता करते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत के दूसरे दिन भी आज 10 रुकनी फुल बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदेयाल ने बैरिस्टर फ़रोग नसीम से इस्तफसार किया कि आप मनी ट्रेल की बात करते हैं, यानी बज़ाहिर ये टैक्स की अदायगी का मामला है। इस मुकदमे में जस्टिस काजी फायज पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। जस्टिस उमर अता बंदेयाल ने रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ाम है कि लंदन की प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की गई, जो जाहिर करना चाहिए थी। फ़रोग नसीम ने दलाइल दिए कि जी हाँ, अदालत की बात बिल्कुल ठीक है। मेरा एक लाइन का जवाब है कि मनी लॉन्ड्रिंग संगीन जुर्म है। फ़रोग नसीम ने बात आगे बढ़ाई कि जस्टिस फायज ईसा ने इब्तदाई जवाब में प्रॉपर्टी से इनकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि जस्टिस फायज ईसा के बच्चों और अहलिया ने भी लंदन की प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की। फ़रोग नसीम का कहना था कि जस्टिस फायज ईसा की अहलिया ने 2014 में आमदन 9,285 रुपए जाहिर की है, जबकि 2011 और 2013 में बच्चों की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। बच्चे फारिग तहसील होते ही कैसे महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। ज़राई ज़मीन पर एग्रीकल्चरल टैक्स का भी रिकॉर्ड नहीं। जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तफसार किया कि FBI ने कार्रवाई क्यों नहीं की। फ़रोग नसीम ने जवाब दिया कि FBI हुक्काम को खौफ था, जज के खिलाफ कार्रवाई की तो इन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि ये भी देखना है कि अहलिया और बच्चे ज़ेरे कफालत थे या नहीं थे। जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तफसार किया कि वहीद डोगर किस मीडिया के लिए काम कर रहा है, इसका माजी क्या है। वहीद डोगर की दरखास्त पर बड़ी तेजी से काम का आगाज हुआ। क्या वहीद डोगर को गैब से मालूमात मिली थी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि वहीद डोगर को जस्टिस फायज ईसा और उनके अहले खाना के नाम का पता कैसे चला। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नुक्ता उठाया कि वहीद डोगर को तो जस्टिस फायज ईसा के नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती होगी। इस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क में बहुत से काम गैब से होते हैं, जिस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने किसी जज का नाम लिए बगैर जवाब दिया कि दूसरे जज ने तो धरना फैसला नहीं दिया था, हुकूमत ने उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया है। फ़रोग नसीम ने कहा कि जस्टिस फायज ईसा ने इल्जामात का जवाब देने के बजाय आज़ाद अदलिया के पीछे छुपने का सहारा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जज का कहना है कि प्रॉपर्टीज का मुझसे नहीं मुताल्लिका लोगों से पूछें। क्या कानून के तहत जज साहब मनी ट्रेल देने के पाबंद हैं? जस्टिस मकबूल बाकर ने सवाल किया कि क्या ये टैक्स चोरी का मुकदमा है? इनकम टैक्स का नोटिस भी जज की अहलिया को जारी किया गया। इस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने दलाइल दिए कि जुडिशल काउंसिल के सामने जज का मुकदमा है। भारत में एक जज की अहलिया और बच्चों के नाम असासे थे। तहकीकात शुरू हुई तो उस जज ने इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस उमर अता बंदेयाल ने रिमार्क्स दिए, बिलाशुबा जज शीशे के घर में रहते हैं लेकिन जवाबदेह हैं। इन्होंने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान के कानून में जज पर जायदाद जाहिर करने की पाबंदी नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदेयाल ने मालूम किया कि आप कानून दिखा दें जिसके तहत
जज को अपनी और ख़ानदान के अफराद की जायदादें ज़ाहिर करना ज़रूरी हैं। इन्होंने इस्तफसार किया कि क्या FBR में गैर मुल्की जायदाद ज़ाहिर करने का कोई कानून नहीं है। इस पर फ़रोग़ नसीम ने जवाब दिया कि जज साहिबान और उनकी बीवी बच्चे टैक्स एमनेस्टी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस को गैर कानूनी करार दे सकती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फ़र्ज़ कर लें ये एक कमज़ोर रेफरेंस है जिसके मुबैना पस पर्दा मकासद हैं। क्या काउंसिल ऐसे रेफरेंस पर कार्रवाई करने की पाबंद है। इस पर फ़रोग़ नसीम ने जवाब दिया कि जुडिशल काउंसिल रेफरेंस को मुस्तरद कर सकती है, लेकिन आइन के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सिफारिशात देनी होती हैं। हसास मुकदमा है और अहम दलाइल हैं और बहुत ही तारीख साज केस है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 10 रुकनी बेंच समाअत कर रही है। मामला उनके ब्रदर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का है। वफाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने ये रेफरेंस फ़ाइल किया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और जज साहब पे मुबैना तौर पे बददियानती का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये आज की कैफियत और इस पर मज़ीद बात करते हैं। और आज हमने इस सिलसिले में दावत दी है पाकिस्तान की एक और काबिल एहतराम शख्सियत लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रहा है, बहुत ही प्रोमिनेंट वकील भी रही है और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के अलावा लाहौर हाई कोर्ट की साबिक जज मोहतरमा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहिबा। पहले तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आज ये बात भी सामने आई कि क्या पाकिस्तान में कानून है या रूल्स ऑफ बिजनेस हैं कि जजेस जो हैं सुपीरियर कोर्ट के, क्या उनको एसेट डिक्लेरेशन प्रॉपर करना होता है अपना और अपनी फैमिली का? इस हवाले से कोई कानून मौजूद है? एक तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। नाजरीन को अस्सलाम अलैकुम। पहले तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक है और ये मेरा ख्याल है सबसे हालिया जो उसमें तरामीम आई हुई है वो 2009 तक आई हुई है। और जहाँ तक मेरे इल्म में है बात, तो जज को अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन तो देनी होती ही है बरसूरत, क्योंकि मेरे शौहर भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने भी दी हुई थी और मेरे तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इनकम थे, तो मुझे उसमें डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एहतियातन मैंने कर दिए। अगर कोई करे तो अच्छी बात है, 2 ऑप्शंस हैं, उसमें भी कर सकते हैं। अलहदा अपने डिक्लेरेशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज FBR एक्ट के तहत फाइल कर सकते हैं और वहाँ पे उसका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें अगर आपके डिपेंडेंट नहीं हैं जो आपके हैं अहलो अयाल, तो वो आपके साथ उस डिक्लेरेशन में शामिल हों। जैसा बात, तो जो डिपेंडेंट नहीं है उसकी तो वैसे, जो आपका डिपेंडेंट है उसको तो वैसे ही कोई असासे नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कि वो कोई वो असासे उसके तो नहीं होंगे, वो कोई उसकी इनकम्स तो नहीं होंगी, इसीलिए वो आपका डिपेंडेंट है। गोया के जज साहब जो हैं, साहिबा जो है, वो अपना तो कर सकते हैं ना। देखिए जज साहब अपने एसेट में से या अपनी आमदन में से अपने डिपेंडेंट्स को मुंतकिल कर सकते हैं, बच्चों को भी कर सकते हैं, अहलिया को भी कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट तो नहीं है। तो वो डिपेंडेंट हैं, लेकिन उनके पास जो एसेट्स हैं उनका सोर्स जो है वो उनके शौहर हैं जो जज है, तो इसमें कोई नामुमकिनात में नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने अपने वसाइल से वो खरीदे हैं तो फिर जाहिर है वो उस डिपेंडेंट में नहीं आएंगे। और ये अब जो जाहिर है कि हर लिहाज से हिस्टोरिक केस है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, अब मैं ये देख रहा हूँ कि फोकस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का यही है और यही कंप्लेंट भी है आई गेस, जो मौक़िफ़ सामने आया है जज साहब का, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का, कि असल में ये जो रेफरेंस फ़ाइल हुआ है ये बददियानती की बुनियाद पर फ़ाइल किया गया है और इसका मकसद कुछ और है। और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त फोकस ये है और जज साहब की जो मौक़िफ़ था उसमें भी इसकी निशानदेही की गई थी कि आखिर ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ, जज साहब की फैमिली के हवाले से लंदन से मालूमात कैसे इकट्ठा की गई, हुकूमत ने कौन सा रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसको फॉलो किया, ARU के हवाले से सवालात हैं, जो मेरिट है इल्ज़ामात की वो अभी फ़िलहाल इतनी सामने नहीं है। आई थिंक कोर्ट ये असरटेन करना चाह रही है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे रहा है जिसके बाद ये एक जो कार्रवाई है शुरू हुई है। बिल्कुल सही आपने फरमाया, जिस वक्त ये रेफरेंस मूव हुआ था वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही किया था ना, तो बेहतरीन सूरत ये होती है कि जल्दबाजी में कोई भी काम करने से पहले
اپنے طور پہ تمام جو شواہد ہیں وہ اپنے پاس ہوں. جب ریفرنس موو ہوتی ہے تو پھر ریفرنس موو کی جائے. اور یہ بالکل جائز بات ہے کہ کیسے یہ پتہ لگا کہ کیا کہاں ہیں ان کے ایسٹس، لندن میں ہے، منی ٹریل کوئی ہے یا نہیں ہے. FBR ایکٹ ہے، اس کے تحت اگر کسی نے ڈیکلریشن دینی ہے تو وہ دیں سیکشن 90 سیکشن 116 کے تحت کہ ان کے پاس کیا ہے. اور اگر ایسی کہ یہاں پہ وہاں پہ ان کی ریٹرنز فائل ہو رہی ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ ساری باتیں ان کو پہلے ان کے اوپر تحقیق کر لینا چاہیے. بڑی ایک اہم بات ہوتی ہے ریفرنس سپریم کورٹ کے جج کے خلاف موو کرنا، اور اس کو موو کرنے جو 209 میں آتی ہے تو اس کو پہلے تو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی ہے سبسٹنس یا نہیں. کیونکہ دیکھیے ساری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ بدنیتی کی بات آنا اور یہ کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بدنیتی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ فیصلے ایسے صادر کر رہے ہیں جو آزاد کر رہے ہیں، اور ان کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کے بارے میں شاید کسی کو پسند نہ بھی آئے ہوں. تو پھر یہ تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے اور پراپر تحقیق کر کے تمام شواہد اپنے سامنے رکھ کے تو ریفرنس موو ہونی چاہیے، جو شاید جلد بازی میں کی گئی. اور یہ تمام باتیں برائے مہربانی مجھے اور میرے ناظرین کو، پاکستانیوں کو تھوڑا ایجوکیٹ کیجئے. جج صاحب کا معاملہ تو ابھی زیر بحث ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا، لیکن میں ایک دوسرا ایک فرضی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ ایک جج صاحب ہیں یا میں آپ ہائپوتھیٹیکل پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ تو براہ راست آپ نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں، آپ نے اپنی جو معلومات ہے وہ آپ نے ڈکلیئر کر دی ہے، لیکن اگر آپ کے مان لیجئے گا کہ ہسبینڈ یا آپ کے، میں بالکل یہ فرضی بات کر رہا ہوں، یا آپ کے بچے جو ہیں وہ ان کی جو ڈیکلیریشن ہے اس میں سیریس فلاز نظر آتے ہیں، ان کے پاس پراپرٹی جو ان کے پاس ان کے اثاثے ہیں اس کے ثبوت نہیں ہیں، اس کا منی ٹریل نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. آبویسلی آپ اس قانون کی، آپ قانونی طور پہ تو اس کی ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اخلاقی طور پر آپ سمجھتی ہے کہ یہ آپ کا بہت ویک کر دے گی آپ کی سچویشن، اور آپ کے لیے شاید مناسب نہ ہو کہ آپ اپنی اس جاب پہ کنٹینیو کریں یا جج کی حیثیت سے کام کریں. بالکل میں ایک فرضی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر تو کسی کے من میں کوئی خلش نہیں ہے یا کوئی چور نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسی بات ہونے کا امکان نہیں. اگر ایک جج اپ رائٹ ہے، اور یہی کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے کہ اپ رائٹ ہونا چاہیے، ٹروتھ فل ہونا چاہیے، امپارشل ہونا چاہیے، کسی چیز کو اپنے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے، الٹیریئر کنسیڈریشنز کو، کسی کی رائے کو شامل نہیں کرنا چاہیے. یہاں تو یہ بھی حالت ہوتی تھی کہ اخبار تک نہیں گھر میں جج پڑھتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے ججز کے چیمبرز میں، یہ تو اب ریسنٹ ہے، تاکہ وہ بالکل ان کا کسی چیز سے اوپر انفلوئنس نہ ہو. اور اگر ایسے معاملے میں ان کے اپنے دل میں کوئی چور نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس بات کو ہم خاطر نہ لائیں. اور FBR خود بھی تو کر سکتی ہے نا انکوائری کہ جی یہ کیا ہے، یہ کہاں سے ان کے پیسے آئے. FBR نے کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تھوڑا سا اس معاملے کو مخدوش کر دیتی. آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں جج صاحبہ جو ہمارے ہاں عدالتوں کا یا اعلیٰ عدلیہ کے جو جوڈیشل ہماری سروس کے لوگ ہیں ان کا جو احتسابی عمل ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنا احتساب کریں گے، فوج اور عدلیہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے، کتنا ٹرانسپیرنٹ، کتنا اچھا، کتنا یہ ڈسپلنڈ سسٹم لگتا ہے؟ آپ کتنی مطمئن ہیں اس سے؟ جن زمانوں میں میرے شوہر کا تعلق تھا جوڈیشری کے ساتھ اور اس وقت میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہوا تھا وکالت کے ساتھ بھی، میں بالکل ہی باہر تھی، اس وقت تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ بات ایسے ہی تھی کہ بڑی ٹرانسپیرنسی اور ہر لحاظ سے انڈیپینڈنس تھی. اب بھی میں تو یہی سمجھتی ہوں، دیکھیے مجھے تو کئی سال ہو گئے جوڈیشری چھوڑے ہوئے، اور میرے شوہر کو تو اس سے بھی زیادہ ہو گئے، میرا خیال ہے 30-40 سال، کہ وہی توقع عوام بھی رکھتی ہے اور ہم سب لوگ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ آف دا اسٹیٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ دس از دا لیسٹ ڈینجرس برانچ ہے. اگر غلط قوانین بنائے، انتظامیہ کو غلط اس کے اوپر عمل درآمد کرے تو کون لوگوں کی داد رسی کرتا ہے؟ وہ تو صرف عدلیہ ہی ہے.
اور عدلیہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انگشت نمائی ان کی طرف نہ ہو سکے. اور مجھے تو یہ یقین ہے کہ ایسی کوئی صورت سامنے آئی نہیں فی الحال کہ انگشت نمائی ہونے کا موقع ہو. اب دیکھیں یہ ریفرنس چل رہی ہے لیکن اس میں سے کوئی بات نہیں نکل سکتی. ذاتی طور پہ جج صاحبہ ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کتنا اطمینان ہوا. آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے سال احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا معاملہ سامنے آیا تھا اور جو اس کے ڈیٹیلز ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے. اس کے بعد جو ان کے خلاف ایکشن ہوا یا اب تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیونکہ وہ ان کا تعلق ہے، ان کے جو ایڈمنسٹریٹو آرم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے، وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا. آج 9 مہینے ہو گئے، ہم نے تو نہیں سنا کہ کہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے. جو لوگوں نے ان کے ساتھ تھے ان کے خلاف تو کیسز رجسٹر ہوئے، لیکن جج صاحب کے خلاف اس قسم کی ڈیمنگ چیز سامنے آنے کے باوجود ہم نے کچھ کارروائی دیکھی نہیں. اس لیے مجھے اطمینان کی لیول شاید آپ کو ہے یا نہیں ہے، شاید عام پاکستانی کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہو نہیں سکتی. جو اسٹرکٹ اس قسم کے کیسز ہیں جیسے کہ جج ارشد ملک کا کیس تھا اور اس پر کوئی ایکشن نہ ہونا، یہ تو کافی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. بات یہ ہے کہ ہر سطح کے جج ہوتے ہیں اور آپ یقین جانیے کہ سارے اس معاشرے میں سے ہی جج آتے ہیں نا، کوئی مریخ سے تو نہیں آئیں گے. تو جیسا معاشرہ ہوگا ویسے جج ہوں گے اور ان کی سزا کچھ اور ہے. اور اگر ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کریں گے وہ ایک لیول ہی اور ہے. اور وہاں پہ تو بڑے جانچ کے پرکھ کے پہلے ہائی کورٹ کے جو ججز مقرر ہوتے ہیں اس میں بہت، اب تو خیر آپ جانتے ہیں اس میں پارلیمنٹری کمیٹیز بھی شامل ہیں اور پھر سپریم کورٹ پہ ایلیگیشن ہونا. جیسا کہ آپ نے کہا جج صاحبہ، آپ کے علم میں ہے کہ یہیں پہ ہم نے دیکھا نا اب سے چند سال پہلے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار چودھری کا کیس سامنے آیا تھا، ان کے صاحبزادے کے معاملات سامنے آئے تھے. تو یقیناً ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی بھی تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہے اگر اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان کی ہم بات کریں تو. یہ آپ نے بڑی اہم نشاندہی کی اور بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ وہ جو ہم نے لائرز موومنٹ چلائی تھی اور دنیا بھر میں اس کی شہرت ہوئی تھی، بلکہ 2 دفعہ مجھے بلایا گیا انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن میں کہ آپ بتائیں کہ اتنی کامیاب آپ کی کیسے چلی. جس ارادوں سے اور جن امنگوں سے ہم نے کیا تھا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ بالکل آزاد اور ٹرانسپیرنٹ ہو، اینڈ میں اس میں ہمیں ضرب ضرور پہنچی. اور کچھ اس کا جو منطقی نتیجہ تھا وہ تھوڑا سا ایسا ہوا جس کے اوپر ہمیں مایوسی بھی ہوئی. لیکن جیسے میں نے کہا بات یہ ساری ہے کہ ہم اسی معاشرے سے تو آ رہے ہیں اور اس معاشرے سے آنے کا جو نتیجہ ہے اس میں جو خامیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. اسی لیے ہمیں محتاط ہونا ہوگا نا جج صاحبہ، ایک بلینکٹ کور دینے کے حوالے سے، اور کہ ہم تھوڑا سا ہمیں محتاط تو ہونا پڑے گا کیونکہ بہرحال جسٹس افتخار چودھری نہیں، بعد میں جسٹس عبدالحمید ڈوگر بھی آئے تھے جو کہ پھر چیف جسٹس بھی بنے تھے، سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے ڈوگر صاحب. یہ ان کا تو معاملہ ہی اور تھا نا، ان کا تو کورٹ ایسا تھا جس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے تھے اور وہ کچھ صورتحال فرق تھی. لیکن بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ہر معاملے کی پرکھ ہونی چاہیے. تو اب تو دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے فروغ نسیم صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں فیڈریشن کی طرف سے اس کیس میں. تو جو بھی بات ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی انشاءاللہ ہو جائے گا اور میں پر امید ہوں ہو جانا چاہیے، اللہ نہ کرے عدلیہ پہ کوئی انشاءاللہ ضرور ہوگا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جب سپریم کورٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے تو اس میں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور 100% ہی انصافی ہوگا. اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.